तो कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक की बात करें, कंपनी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर की। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में आज हम बात करें कॉर्पोरेट लॉ की, जिसका चैप्टर नंबर सेकंड है कंपनी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। आज हम बात करेंगे इसके मीनिंग की और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे हम, लेकिन मीनिंग की बात करने से पहले हम जरा कंपनी जो वर्ड है इसे समझ लेते हैं। तो द वर्ड कंपनी इज डेरिवेटिव ऑफ लैटिन वर्ड कंपीएनिस, कंपेनिस। तो कंपानिस जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, ये इस वर्ड से कंपनी बना है। तो ये जो कंपानिस वर्ड है ये भी दो वर्ड्स का अमलगमेशन है, यानी कि जोड़ है। इसे हम अलग अलग इसका डेरिवेट करें, इसे तोड़ें अगर, तो एक COM और एक PANIS। COM का मीनिंग है टुगेदर और PANIS का मीनिंग है ब्रेड। तो यहाँ पर काफी टाइम पहले जब अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग सन 1600 में आई थी इंडिया में। तो जो अंग्रेज होते थे वो इकट्ठे बैठकर जब खाना खाते थे तो COMPANIS को जब जोड़ते हैं तो कंपेनिस जो होता है इसका मीनिंग होता है बेसिकली इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु टुक मील टुगेदर। तो जो लोग, जब अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो जब वो इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, मील खाते थे इकट्ठे बैठकर, तो उसे कंपेनिस कहा जाता था। और कंपनी में भी काफी सारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, लोग होते हैं। तो इस वर्ड से कंपनी बना है। तो कंपनी लैटिन वर्ड से बना है और इसे हमने समझने की कोशिश की। कंपेनिस जो लैटिन वर्ड है इसका मीनिंग होता है इकट्ठे बैठकर खाना खाना। तो इसी से कंपनी बना है। कंपनी एक्ट की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेबल होता था कंपनी एक्ट 1850, उसके बाद 1956 अमलगमेशन। इसमें मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है और उसके बाद अब लागू हो रहा है कंपनी एक्ट 2013। तो ये थी वर्ड की बात की कंपनी क्या होता है। अब हम बात करेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की। Make sure that you like this video and hit that subscribe button and also press bell icon and then click all for latest updates. तो कंपनी वर्ड की तो बात हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो LH हेनली की जो डेफिनेशन है वही सबसे इजी है, उसी की बात करेंगे। तो एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो सबसे पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा ही ये क्रिएट होती है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं होती। लेकिन कंपनी में कंपनी अलग होगी और उसके मेंबर्स अलग होंगे। तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीद बेच सकती है, यहाँ तक कि लीगली केस भी कर सकती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी खत्म नहीं होती जब तक उसे लॉ के द्वारा खत्म ना किया जाए, क्योंकि लॉ से ही ये बनती है और लॉ से ही खत्म होती है। मेंबर्स आएंगे जाएंगे हर रोज, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। एंड ए कॉमन सील, तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो साइन तो जाहिर सी बात है नहीं करेगी। तो एक स्टैंप होती है, कॉमन सील होती है, कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पे वो लगती है। तो इसी डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज होती हैं। सबसे फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ वन इज परपेचुअल सक्सेशन एंड फिफ्थ इज कॉमन सील। तो और भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन बाय वन सभी की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में सबसे फर्स्ट जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन।
ये सबसे फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद ही बनती है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कंपनी ही नहीं बनेगी। तो इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग ही है रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंकिंग लाइन है, मतलब पैसों का अगर काम है, फिर तो अगर 10 मेंबर से ज्यादा हो गए तो उसे रजिस्टर कराना होगा। और अगर बैंकिंग का काम नहीं है, कोई और बिजनेस है, अदर बिजनेस है, अगर उसमें अगर 20 मेंबर तक है फिर तो सही है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा मेंबर हो गए तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बैंकिंग में 10 मेंबर से ज्यादा होने पर और अदर बिजनेस में 20 मेंबर से ज्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो यही सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की कि ये इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी कंपनी नहीं होगी। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है कृत्रिम। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है हमारी तरह, ये आर्टिफिशियल है, लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और ये खत्म भी, इसका बाइंडिंग अप भी लॉ की तरह ही होता है। ये हम नेचुरल पर्सन की तरह इसका बर्थ भी नहीं होता और ना ही इसकी डेथ होती है। ये क्रिएट भी लॉ से होती है और इसकी एंड अप, बाउंड अप, बाइंडिंग अप भी लॉ से ही होता है। नेचुरली कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये नेचुरल पर्सन की तरह ही प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकती है या बेच सकती है। ये किसी पर भी केस कर सकती है, जैसे नेचुरल पर्सन कर पाते हैं उसी तरह से कंपनी भी केस वगैरह कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि इसका बर्थ और इसकी डेथ नेचुरल तरीके से नहीं होती, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की, हम सबकी होगी। और ना ही ये मैरिज कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन ही नहीं है, तो मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही ये कंपनी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ना ही इसे कोई जेल में डाल सकता और ना ही ये कोर्ट में पर्सनली जा सकती। तो ये थी फर्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएशन और आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम थर्ड वन की बात करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी की थोड़ी सी बात हमने कुछ देर पहले भी की थी कि कंपनी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, मनी बोरो कर सकती है, यानी कि लोन ले सकती है और दे भी सकती है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और किसी पे भी सूट यानी कि केस कर सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग कंपनी अपने दम पर ये चीजें कर सकती है, क्योंकि जो मेंबर्स होंगे वो अलग होंगे। एक यहाँ पर केस है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो सालोमन कौन था? वो एक लेदर मर्चेंट था, चमड़े का व्यापारी था। उसी के केस की बात हम करेंगे और उससे समझेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है। लेकिन उससे पहले प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स चाहिए 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का हम जो केस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सालोमन ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट की और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर चाहिए 7। तो उसने क्या किया, एक तो सालोमन, दूसरी उसकी वाइफ, 2 मेंबर ये हो गए, एक उसकी डॉटर, 3 और 4 उसके बेटे। इन 7 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी। वो पहले चमड़े का व्यापारी था, तो उसने अपना जो बिजनेस था वो एक तरह से कंपनी को सोल्ड आउट कर दिया 30,000 यूरोज में। यानी कि उसने कंपनी स्टार्ट कर दी तो पहले वाला बिजनेस उसने कंपनी को सोल्ड कर दिया। किस तरह से किया? 20,000, 20,000 के तो उसने शेयर ले लिए 1 रुपीज पर यूरो के अकॉर्डिंग, और 10,000 के डिबेंचर ले लिए। यानी कि 30,000 में 20,000 के शेयर ले लिए और 10,000 के डिबेंचर ले लिए, और बाकी मेंबर्स में भी कैश के बदले उनमें बांट दिए। तो उस तरह से जब डिबेंचर उसने कंपनी के लिए तो कंपनी उसकी कर्जदार हो गई, तो कंपनी ने कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी होगी। यानी कि शेयर
होल्डर भी वो बन गया और डिबेंचर होल्डर भी वो बन गया डिबेंचर लेने के कारण। और डिबेंचर जब लिए तो कंपनी ने सिक्योरिटी रखी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कंपनी दिवालिया हो गई, बाइंड अप हो गई। अब बाइंडिंग अप जब होती है तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें पेमेंट करनी होती है और डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करनी होती है। अब हम यहाँ पर इस केस में समझेंगे। बाइंडिंग अप के टाइम पर एसेट थी कंपनी की 6000 यूरोज की और लाइबिलिटीज में 10,000 यूरोज के डिबेंचर थे और 7,000 यूरोज के क्रेडिटर्स थे। तो अब यहाँ पर बाइंडिंग अप का टाइम आ चुका है। एसेट यहाँ पर हमें पता है 6,000 यूरोज की हैं और लाइबिलिटीज में 10,000 के डिवेंचर प्लस 7,000 यूरोज के क्रेडिटर्स, टोटल हो गया 17,000। लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट कम है, यानी कि 17,000 माइनस 6,000, 11,000 यूरोज अभी भी कंपनी के पास कम है, यानी कि 11,000 से लाइबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर जब वाइंडिंग अप होता है डिबेंचर होल्डर को पैसा पहले दिया जाता है, क्रेडिटर्स को पैसा बाद में दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स ने 7,000 यूरोज के जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने कंपनी पर केस कर दिया कि हमें हमारे पैसे पहले चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि पैसे पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेंगे, लेकिन क्रेडिटर्स ने कहा कि सालोमन और सालोमन एंड कंपनी दोनों एक ही हैं, वो ही एजेंट है, वो ही प्रिंसिपल है। लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, पहले पेमेंट 10,000 के जो डिबेंचर हैं उनकी होगी, यानी कि 10,000 में से सबसे पहले एसेट जो 6,000 की है वो लेस हो जाएंगी, यानी कि 4,000 के तो डिबेंचर ही रह गए और इन्हें ये जो 7,000 वाले हैं इन्हें पेमेंट बाद में मिलेगी। तो इस तरह से ये केस था सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का कि किस तरह से चाहे अपना बिजनेस उसने बेच के कंपनी स्टार्ट की, वो कंपनी डूब गई, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी पेमेंट उसी को पहले मिली, चाहे कोर्ट में केस हुआ, सब कुछ हुआ, क्रेडिटर्स को पेमेंट तो भी बाद में ही मिली, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ होना है। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं कह सकता कि कंपनी का मालिक भी वो है, एजेंट भी वो है, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। इस केस से हमें यही समझना था कि कंपनी सेपरेट है, उसकी पहचान अलग है। यह थी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग सिंपली बात करें तो कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आएंगे जाएंगे मरेंगे, कोई भी मेंबर मरे चाहे जिए, शेयर होल्डर मरे चाहे जिए, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा चलती रहेगी। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर जो ओनर है उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो जाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की डेथ हो गई बिजनेस बंद हो गया, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। मेंबर्स या शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे जिए चाहे मरे, कंपनी चलती रहेगी जब तक लॉ के अकॉर्डिंग उसका बाइंडिंग अप नहीं होता। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, कॉमन सील। इसकी बात भी हमने थोड़ी सी पहले की थी कि जो कंपनी है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो हमारी तरह सिग्नेचर नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए कंपनी में कॉमन सील होती है। तो कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें सबसे पहले तो डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है, लेकिन अगर उस पर कंपनी की स्टैंप नहीं है, कॉमन सील नहीं है, तो उसे वैलिड एक तरह से नहीं माना जाएगा, क्योंकि साइन कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कंपनी की स्टैंप उस पर लग गई, कॉमन सील लग गई, तो वो कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है कंपनी की वो है लिमिटेड लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ए ने शेयर 100 शेयर बाय किए 10 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज के, तो वो सिर्फ उसकी लायबिलिटी 1000 रुपीज के लिए ही है। या फिर अगर उसने 1000 में से 800 पे कर दिए, 200 पे नहीं किए, तो कंपनी को जब लॉस होगा तो वो 200 के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज्यादा उससे नहीं मांगे जाएंगे।
या फिर लॉस होता है तो उसके 1000 तक ही उसकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। अगर उसने 1 लाख रुपीज के शेयर लिए हैं तो उसकी लायबिलिटी 1 लाख तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ मेंबर, इसकी बात हमने पहले भी कर लिया। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम टू मैक्सिमम 200, ये है प्राइवेट कंपनी की बात। पब्लिक की बात करें तो मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी है उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने तक वो शेयर इशू करेगी वो सभी उसके मेंबर बन जाएंगे, यानी कि एक तरह से अनलिमिटेड है। जबकि प्राइवेट में मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, नंबर ऑफ मेंबर्स की। अब हम नेक्स्ट कुछ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो 9th कैरेक्टरिस्टिक क्या कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। तो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। तो कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, तो इसलिए वो अपना काम खुद नहीं कर सकती, इसीलिए एक मैनेजमेंट होती है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो बहुत ज्यादा होते हैं शेयर होल्डर, अगर सभी मैनेज करने आ जाएंगे तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो उन्हीं शेयर होल्डरों में से 2 या 3 लोग कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे मैनेज भी करते हैं। तो ये भी इसकी खासियत है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होती है। और वैसे भी शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, ना कि कंपनी को चलाना। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं उनमें सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी क्या करेगी, किस बारे में ये बिजनेस करेगी या किस चीज का बिजनेस करेगी। तो एक लिमिटेशन हो जाती है, कंपनी की एक लिमिट होती है कि अगर उसने लिख दिया कि हम टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का ही बिजनेस करेंगे तो वो कोई और नहीं कर सकती, उसे लीगल नहीं माना जाएगा। तो एक लिमिट हो जाती है कंपनी की, एक लिमिटेशन हो जाती है, उसके एक्शन पे एक लिमिट हो जाती है। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कि एक्शन पे लिमिटेशन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, तो शेयर होल्डर अपने शेयर कई बार ट्रांसफर कर देते हैं जब वो कंपनी में नहीं रहना चाहते। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर कर सकते हैं तो आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार कंपनीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। लाइक इन प्राइवेट कंपनी तो रिस्ट्रिक्शन है तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा हुआ है, तो आप इजीली शेयर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये इसकी 10th कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो कंपनी जो है वो लॉ से बनती है, अगर कंपनी लॉ से बनती है तो उसका टर्मिनेशन भी लॉ से ही होगा, लॉ से ही वो बोर्न हुई है और उसकी बाउंडिंग अप या टर्मिनेशन भी लॉ से ही होगा। तो ये है इसकी 11th कैरेक्टरिस्टिक। 12th और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो है कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। तो कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये बात हम पहले भी 2-3 बार इस वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर ये नेचुरल पर्सन नहीं है तो जो राइट हमें मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो इसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन ही नहीं है। तो जो राइट हमें मिले हैं वो इसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर ओपनिंग ए फ्रेंचाइज, तो इस तरह के जो राइट्स हैं या और भी जो राइट्स हमें मिले हैं वो कंपनी के नहीं है, क्योंकि कंपनी सिटीजन नहीं है, वो सिर्फ लॉ से बनाई गई है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये थी लास्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो चुकी है 12 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी, और मीनिंग की बात भी कर ली है, और हमने इस बात की बात भी की है कि कंपनी वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, वीडियो लेंथी हो चुकी है, लेकिन अगर आपने वीडियो ये देख लिया तो आई होप कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा।
अगर समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी ये टॉपिक समझ आ जाए। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश का जो लेसन चैप्टर नंबर 1 है वो वीडियो भी लाइव हो चुकी है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो कॉर्पोरेट लॉ की भी और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की भी आने वाली हैं। और उसके अलावा अकाउंटेंसी की हमारी वीडियो दूसरे चैनल पर जाएंगी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों चैनल जो हैं हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।